Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the question which is as follows. Explain with the help of schedule diagram, price effect, income effect. Third one is substitution effect on consumer equilibrium. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्राइस में कोई चेंज होता है, जिन गुड्स को कंज्यूमर परचेस कर रहा है, अगर उनके प्राइस में कोई चेंज होता है या फिर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज होता है या फिर जो सब्स्टिट्यूशन है यानी कि अगर एक गुड्स को दूसरे गुड्स से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है उसके पैटर्न में कोई चेंज होता है तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट रहेगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं एंड दिस इज द प्राइस इफेक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस कंसीडर टू कमोडिटी मॉडल। तो यहां हम टू कमोडिटी मॉडल को कंसीडर करेंगे। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होगा? इट इज द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज परचेज्ड ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी वन ऑफ द कमोडिटी। यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी में जो चेंज हुआ उसे हम प्राइस इफेक्ट का नाम देंगे। ठीक है, और इसके लिए हम दो कमोडिटीज को कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर द फर्स्ट वन इज द कमोडिटी एक्स एंड सेकेंड वन इज द कमोडिटी बाय। हम ये मान लेते हैं, यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो कमोडिटी एक्स है इसके प्राइस चेंज हो रहे हैं जबकि कमोडिटी बाई के प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं और जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी कांस्टेंट रहती है, या हम ये कह सकते हैं जो इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से अगर एक ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो रहा हो और दूसरी के कमोडिटी के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स को डिफाइन करा है, ठीक है, और बाई एक्सिस पर मैंने कमोडिटी बाई को डिफाइन किया है जैसा कि आप यहाँ ग्राफ पे देख रहे हैं। यहाँ मैंने प्रॉपर एक इंडिफरेंस मैप लिया है। ये इंडिफरेंस मैप 4 सेट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी कि IC1, IC2, IC3 और IC4 को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली मैंने ये मान लिया कि जो कंज्यूमर की बजट लाइन है दैट इज इक्वल टू AB। ये मैंने दिखाई दे रही है यहाँ से AB से, तो दिस इज द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। ये जो बजट लाइन है कंज्यूमर की वो IC1 कर्व के C1 पॉइंट पर प्रॉपर्ली टेंजेंट की फॉर्म में है। और हमने स्टडी किया था कि जब कंज्यूमर की बजट लाइन जिस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट होती है वो पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया कंज्यूमर का, जिसे मैंने C1 से डिनोट किया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम ये मान लेते हैं कि जो कमोडिटी एक्स है इसके प्राइस क्या हो रहे हैं, इसके प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। अब जब कमोडिटी एक्स के प्राइस डिक्रीज होंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी दी हुई इनकम से कमोडिटी एक्स की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने की कंडीशन में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्योंकि है क्या, एक्स के प्राइस डिक्रीज हुए हैं तो पहले दिए हुए प्राइस में जितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था प्राइस डिक्रीज होने के बाद अब वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा एक्स की, जबकि बाई के क्वांटिटी में वो कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसी वजह से OA तो रहेगा कांस्टेंट और जो OB है, जो OB1 है, ये OB1 आगे बढ़ जाएगा OB2, यानी कि अब ये B1 B2 से अपने कमोडिटी एक्स की परचेजिंग को इंक्रीज कर देगा। तो पहले जहां वो OB1 क्वांटिटी परचेज कर रहा था कमोडिटी बाई की, अब ये परचेज करेगा OB2 और हमारे पास एक नई बजट रहेगी कंज्यूमर की एंड दिस इज द AB2। तो AB2 इज द न्यू बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। अब ये जो AB2 बजट लाइन है ये नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व यानी कि IC2 कर्व के C2 पॉइंट पर टेंजेंट है। तो जो C2 है वो कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे ही कमोडिटी एक्स के प्राइस कम हुए जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो C1 से, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो C1 से शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच गया, C2 पर। तो ये कंज्यूमर के बढ़े हुए सेटिस्फैक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया हमें कि जैसे ही एक कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होंगे कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
यानी कि जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पहले से और बढ़ जाएगा। मैंने मान लिया कि प्राइजेस और कम हो गए कमोडिटी एक्स के, तो अब नया आपके पास कंज्यूमर की बजट लाइन आएगी एंड दिस इज इक्वल टू AB3। अब ये AB3 पॉइंट, ये AB3 जो बजट लाइन है ये IC2 कर्व को, सॉरी IC3 कर्व को C3 पॉइंट पर टेंजेंट है, तो C3 कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। दैट इज क्लियर। यानी कि अब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया हायर इंडिफरेंस कर्व IC3 पर, यानी कि अब सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ गया। ऐसे ही अगर हम ये मान लेते हैं कि कमोडिटी एक्स के प्राइस और डिक्रीज हो जाते हैं, तो एक नया पॉइंट आ जाएगा आपके पास OB4, यानी कि नई बजट लाइन आ गई AB4। और ये जो AB4 बजट लाइन है ये IC4 कर्व के C4 पॉइंट पर टेंजेंट है, तो जो कंज्यूमर का ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया C4, ये क्या हो गया, हायर इंटरफ्रेंस कर्व पर है, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। जब मैंने इन चारों पॉइंट्स को मैच करा तो एक कर्व दिखाई दिया मुझे यहाँ पर, आई एम ऑब्टेनिंग दिस पर्टिकुलर कर्व एंड दिस इज नोन एज द PCC, जिसे हम बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। और ये कैसा है, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ में है। कैसा स्लोप है इसका, पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को डिक्रीज करते चले जाएंगे, जबकि दूसरे में कोई भी चेंज नहीं करते हैं और इनकम में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर कमोडिटी एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने में कैपेबल होगा, और उसी वजह से जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ शिफ्ट होता रहेगा और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल लगातार बढ़ता रहेगा। दैट इज क्लियर। तो यहाँ मैंने प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, डिस्कशन मैंने पहले कर लिया था। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड वन एंड दिस इज द इनकम इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होगा, द इफेक्ट कॉज्ड बाय चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम ऑन हिज परचेजेस व्हाइल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज रिमेनिंग द सेम। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये मानेंगे कि कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है। और अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम इनकम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इनकम इफेक्ट एट्रीब्यूट्स हाउ अ चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम इन्फ्लुएंसेस हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। और हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से अगर इनकम में चेंज हो रहा है तो उसके टोटल सेटिस्फैक्शन में किस तरीके से चेंज हो रहा है। इसको हम एक प्रॉपर डायग्राम के हेल्प से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ मैंने इसके रिगार्डिंग एक डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है, जैसा कि मैंने प्राइस कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर इनकम इफेक्ट के रिलेशन में इनकम कंजम्पशन कर्व को भी ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए पहला प्रॉपर्ली डायग्राम को समझ लीजिए। यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पर कमोडिटी वाई को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये कमोडिटी एक्स और ये कमोडिटी वाई को डिफाइन किया है। अब ये मैंने एक इंडिफरेंस मैप ड्रॉ करा। इंडिफरेंस मैप इज showing various indifference curve IC1, this is IC2, this is IC3 and this is IC4। तो ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व्स आ गए। अब इनिशियली मैंने मान लिया जो कंज्यूमर की बजट लाइन है दैट इज इक्वल टू MN। ये जो बजट लाइन है कंज्यूमर की MN, इट इज टेंजेंट एट द पॉइंट E1 ऑन इंडिफरेंस कर्व IC1, यानी कि E1 पॉइंट पर ये टेंजेंट है। और हमें पता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व के बजट लाइन, वो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिफाइन करता है। जो E1 पॉइंट है ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया इनिशियली, यानी कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो OX1 यूनिट परचेस कर रहा है कमोडिटी एक्स की और OY1 यूनिट्स परचेस कर रहा है कमोडिटी वाई की। दैट इज क्लियर। अब मैंने मान लिया कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ गई, मान लीजिए पहले इनकम थी 100, अब इनकम 100 से बढ़कर कोई 200, तो जब इनकम बढ़ गई तो वो दोनों ही कमोडिटी के रेफरेंस में क्वांटिटीज को इंक्रीज करेगा उतनी ही प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो दोनों कमोडिटीज को परचेज कर रहा है। यानी कि अब एक नई इनकम लाइन उसके पास ऑब्टेन हो जाएगी हमें, जिसे हम बोलेंगे M1N1। और ये M1N1 लाइन MN लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो इस तरह से ये M1N1 लाइन हमें ऑब्टेन हो गई। और M1N1 लाइन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो IC2 कर्व है ये इस IC2 कर्व के E2 पॉइंट पर टेंजेंट है, तो एक नया इंडिफरेंस कर्व आ गया आपके पास। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर इसके करस्पॉन्डिंग OX2 यूनिट परचेज करेगा कमोडिटी एक्स की और OY2 यूनिट्स परचेज करेगा कमोडिटी वाई की।
तो यहाँ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसे ही मान लीजिए इनकम और बढ़ गई तो नई बजट लाइन आएगी, दैट इज M2N2। ये M2N2 लाइन IC3 कर्व के E3 पॉइंट पर टेंजेंट है, तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अब E3 पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल पहले से बढ़ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग कंज्यूमर OX3 यूनिट परचेज करेगा कमोडिटी एक्स की और OY3 यूनिट परचेज करेगा कमोडिटी वाई की। ऐसे ही अब मान लिया और इनकम बढ़ गई, तो ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। अब मैंने इन पॉइंट्स को मैच कर दिया E1 E2 E3 E4 को, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहलाती है ICC, जो इनकम कंजम्पशन कर्व को डिफाइन करती है। और ये जो स्लोप है इसका वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये बता रही है कि जैसे जैसे हम इनकम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा और इस तरह से कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। सो दिस इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। यहाँ मैंने इनकम का कंजम्पशन कर्व के रेफरेंस में एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया है, इसके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं अभी। अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड वन, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि अगर एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट से सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट इज द चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न्स ड्यू टू अ चेंज इन रिलेटिव प्राइजेस ऑफ गुड्स। हुआ क्या कि गुड और एक्स और गुड वाई के प्राइजेस में चेंजेस हुआ और चेंजेस की वजह से कंज्यूमर ने क्या करा, अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर दिया। तो कंजम्पशन पैटर्न में अगर चेंज होगा तो हमें यहाँ स्टडी करना है कि उसके बेसिस पर कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पीछे दो मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है द रिलेटिव प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज चेंज, दिस मेक्स वन कमोडिटी चीपर एंड द अदर वन कॉस्टलियर। और दूसरा है मनी इनकम ऑफ द कस्टमर डज नॉट चेंज। तो हमें ये दो फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंसीडर करना होगा। पहले हम ये मान के चलेंगे कि जो दो कमोडिटीज हैं उनके रिलेटिव प्राइजेस इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि एक कमोडिटी तो चीपर हो गई और दूसरी कॉस्टलियर हो गई। और दूसरा हम ये मान के चलेंगे कि जो कंज्यूमर की मनी इनकम है उसमें कोई भी और कैसा भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम एक प्रॉपर फिगर के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर सब्स्टिट्यूशन को फोकस किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा तो उसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस डायग्राम में मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। इसके लिए मैंने एक्स एक्सेस पर गुड एक्स और वाई एक्सेस पर गुड वाई को कंसीडर किया है। यहाँ मैंने इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट किया है एक कंज्यूमर के रेफरेंस में, जहाँ मैंने वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स IC1 IC2 और IC3 को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर। कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो मैंने कंसीडर कर ली, दिस इज द कंज्यूमर्स बजट लाइन इनिशियली। ये कंज्यूमर की बजट लाइन है इनिशियली, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं AB और ये है A' और B', ठीक है। सो लेट अस सपोज दैट इनिशियली द कंज्यूमर्स बजट लाइन इज इक्वल टू AB और ये जो AB बजट लाइन है वो IC2 इंडिफरेंस कर्व के E1 पॉइंट पर टेंजेंट है। तो ये कंज्यूमर का इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया। अब हम मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है गुड एक्स और गुड वाई को, और इसके लिए हमने मान लिया कि जो गुड एक्स है उसके प्राइजेस तो कम हो रहे हैं और जो गुड वाई है उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो क्या करेगा कंज्यूमर, यहाँ पर गुड एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा और गुड वाई की कम क्वांटिटी परचेज करेगा। तो इसी वजह से जो OB पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा OB' पर और जो OA पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा OA' पर, क्योंकि कंज्यूमर की मनी इनकम में तो वो चेंज हो नहीं रहा है। तो इसी वजह से वो अपने पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करेगा बाय एडजस्टिंग द क्वांटिटीज ऑफ द टू कमोडिटीज, और इस तरीके से वो एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा और वाई की क्वांटिटी को डिक्रीज करेगा, जिससे कि उसी दी हुई इनकम में उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल वही रहे। तो इसी वजह से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो A' B' लाइन है वो अगेन IC2 कर्व पर ही E2 पॉइंट पर टेंजेंट है, यानी कि जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 पॉइंट से मूव हो गया E2 पॉइंट पर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है उसमें कोई भी और कैसा भी चेंज नहीं आता है। हालांकि जो
पैटर्न है दोनों कमोडिटीज का वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं रहता है, क्योंकि जब E1 पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसका, तो वो OX1 यूनिट गुड एक्स की परचेज कर रहा था और OY1 यूनिट गुड बाई की परचेज कर रहा था। लेकिन गुड एक्स के प्राइस कम होने से और बाई के प्राइस बढ़ने से उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मूव हो गया ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम E1 टू E2, और इस E2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये अब OY2 यूनिट परचेज कर रहा है गुड बाई की, और OX2 यूनिट परचेज कर रहा है गुड एक्स की। तो यहाँ पर गुड एक्स और गुड बाई के रिलेशन में उसका जो परचेजिंग पैटर्न है वो तो चेंज होगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल उसका उतना ही रहेगा। दैट इज क्लियर? सो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स in relation to price, income and substitution on consumer equilibrium. Okay, thank you.